हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे वीडियो में और अलग अलग टॉपिक पर सब पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ब्रिटेन की सबसे कम समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने के रिकॉर्ड के साथ किसने अक्टूबर 2022 में इस्तीफा दे दिया? 20 अक्टूबर को 20। आंसर होगा लिज ट्रस। मुझे लगता है सबको पता हो गया होगा अब तक। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं कि 44 डेज़ के अंदर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया 20 अक्टूबर को। और रिज़ाइन देते हुए उन्होंने कहा कि मैं जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी उसे पूरा नहीं कर पाई, इसलिए इस्तीफा दे रही हूँ। तो अब वहाँ पर यानी ब्रिटेन में मैप भी देख लेते हैं। ये रहा प्यारा भारत और यूरोप में है ब्रिटेन या कहें यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, बड़ा रूप यूनाइटेड किंगडम। ये रहा यूनाइटेड किंगडम और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी अभी तक कौन? लिज ट्रस। ठीक है, तो अब पार्टी के नए लीडर का चुनाव अगले सप्ताह तक होगा। तब तक ये प्राइम मिनिस्टर बनी रहेंगे जब तक कि कोई नया चुनाव चुन नहीं लिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर आम चुनाव अभी नहीं होगा। हालांकि जो विपक्षी पार्टी है लेबर पार्टी, उसने ये डिमांड की है कि आम चुनाव कराया जाए। हालांकि अभी ये इन्होंने कहा है कि अगले सप्ताह तक नया लीडर चुन लिया जाएगा। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं मैंने आपको पिछली बार बताया था जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी उस वक्त। फिर से बता देता हूँ कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है, जैसे ये कंजर्वेटिव पार्टी है इनकी पार्टी, तो उसका जो पार्टी का अध्यक्ष होता है, चीफ होता है, वही प्राइम मिनिस्टर बनता है जिसके बहुमत हो। ठीक है, जिस पार्टी का बहुमत है उसका लीडर वहाँ पर बनता है। ऐसा नहीं होता है इंडिया की तरह कि अध्यक्ष कोई और है, प्राइम मिनिस्टर कोई और है। तो वहाँ पर अब पार्टी का नेता फिर से चुना जाएगा, कंजर्वेटिव पार्टी का, और फिर वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर और तब तक के लिए ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो इस प्राइम मिनिस्टर की रेस में तो ऋषि सुनक हैं और बोरिस जॉनसन का नाम फिर से अब आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि इन दोनों में से कोई चुना जाए या कोई और भी चुना जाए, लेकिन दावेदारों में ऋषि सुनक काफ़ी आगे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लिज ट्रस की जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो दिया जब गृह मंत्री वहाँ की सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। कहा था कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं और इसी के साथ उनके सांसदों ने बगावत कर दिया था। ठीक है, और आखिरकार इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब सवाल होता है कि ऐसी क्या इनकी नीतियाँ रहीं जिसकी वजह से ये अलोकप्रिय हो गई अपने ही सांसदों के बीच में और सांसदों ने कहा कि आप इस्तीफ़ा दो। दरअसल हुआ ये था 6 सितंबर को इन्होंने शपथ ली थी और आपको पता है कि इन्होंने जो पार्टी का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय मूल के ऋषि सुनक उनको हरा दिया था और फिर ये प्राइम मिनिस्टर चुनी गई थी या पार्टी का नेता चुनी गई थी, पार्टी की लीडर। और फिर ब्रिटेन की महारानी उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने 96 ईयर की उम्र में जो उनका निधन हो चुका है, उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। इनको शपथ दिलाने के 2 दिन बाद ही एलिजाबेथ का निधन हो गया था। बाद में किंग चार्ल्स तृतीय बन गए वहाँ के सम्राट, उन्होंने भी इनको शपथ दिलाई थी। ठीक है, हुआ वहाँ से ये बात हुई है वहाँ पर कि एक इन्होंने मिनी बजट की घोषणा की जिसमें 45 अरब की टैक्स कटौती के बारे में कहा गया था और बड़े पैमाने पर टैक्स कटौती की गई। और हालांकि इन्होंने ये बात जो पार्टी का जो चुनाव हो रहा था पार्टी लीडर का उसी समय कहा था और उस वक्त ही जो ऋषि सुनक थे जो इनके प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने कह दिया था कि इससे बाजार में अस्थिरता हो जाएगी और उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। नतीजा हुआ कि पाउंड, वहाँ का जो मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, वो बहुत तेज़ी से डॉलर के मुकाबले गिर गया, बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर चल गया, पिछले 50 साल के न्यूनतम स्तर पर। अर्थव्यवस्था में बहुत बुरी स्थिति हो गई। तो ऐसे में वहाँ एक तरह से विद्रोह हो गया सांसदों के बीच में। उन सब ने कहा कि अब छोड़ो, आप नहीं संभाल पा रही हो, और आखिरकार इनको इस्तीफा देना पड़ा 44 डेज़ के अंदर ही। ठीक है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, लिज ट्रस का। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और कई समय तक, लंबे समय तक आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटेन की सबसे कम अवधि की प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं। ठीक है,
अच्छा, इससे पहले जो सबसे छोटा कार्यकाल था ना प्राइम मिनिस्टर का, वो था कार्यकाल 119 दिनों का था और उनका नाम था जॉर्ज कैनिंग। 1827 में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और फिर 119 दिन के अंदर ही उनका देहांत हो गया था, निधन हो गया था। इसलिए इससे पहले तक सबसे कम वक्त के लिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर या कहीं यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर वो थे जॉर्ज कैनिंग, लेकिन अब उनकी जगह ले ली है 44 डेज की प्राइम मिनिस्टर। कौन है ये? लिज ट्रस। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि लिज के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल का नेता कौन होगा, यानी कहें नया प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो मीडिया रिपोर्ट में यही है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक, जो इस साइड में है देख रहे हैं आप, वो इस पद के सबसे बड़े दावेदार और काबिल दावेदार बताया जा रहा है, क्योंकि अभी जो अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की डमाडोल चल रही है और ब्रिटेन की भी, उसमें इनकी जो भूमिका है वो माना जा रहा है कि वो बेहतर हो सकती है अगर ये रहे तो। ओके, और कई नेताओं ने इस वक्त ऋषि सुनक के अगस्त में दिए बयान की याद दिलाई है। तब ऋषि सुनक ने ये कहा था कि लिज ट्रस जो वादा कर रही है टैक्स कटौती का, उससे इकॉनमी तबाह हो जाएगी, और वो हुआ भी। ऋषि सुनक की जो बात थी वो सच साबित हुई थी। वैसे ही इस दौरान बोरिस जॉनसन फिर से एक नए दावेदार बताए जा रहे हैं। संभव है कि ये भी मैदान में अब कूद सकते हैं फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे जो ज़रूरी था जानना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 उसका आयोजन किस शहर में हुआ, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है? कब? 19 अक्टूबर को। आंसर होगा गांधीनगर। गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी है। तो वहाँ पर डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजित किया गया। और अगर हम बात करेंगे 2021 में कहाँ पर किया गया था आयोजन पिछले साल, तो लखनऊ में किया गया था, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। और 2022 का डिफेंस एक्सपो जो आयोजन हुआ है वो गांधीनगर में हुआ है, गुजरात की राजधानी में। अब सवाल होता है कि डिफेंस एक्सपो क्या होता है। ये डिफेंस एक्सपो जो है उसमें डिफेंस से रिलेटेड, यानी तीनों सेनाओं से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, उन सब का प्रदर्शन किया जाता है। तमाम कंपनियां आती हैं, दुनिया भर की कंपनियां आती हैं, वहाँ अपने अपने जो हथियार है, जो तकनीक है, उन सब प्रदर्शित करती है। लेकिन इस बार जो 2022 का ये आयोजन हुआ है डिफेंस एक्सपो, इसमें ये पहला ऐसा डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल इंडियन कंपनियों ने ही भाग लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है, केवल इंडियन कंपनियों ने ही भाग लिया है। और डिफेंस एक्सपो 2022 के थीम क्या है? पाथ टू प्राइड। क्या है? पाथ टू प्राइड। ओके, इंपॉर्टेंट बात है। और इसका आयोजन भारतीय रक्षा निर्माण कौशल के व्यापक दायरे को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। और एक्सपो में इंडिया अफ्रीका डिफेंस और सिक्योरिटी सहयोग के तालमेल की रणनीति को भी अपनाने के विषय के तहत वहाँ पर भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता भी आयोजित की गई है। ओके, इंडिया अफ्रीका डिफेंस टॉक भी आयोजित की गई इस डिफेंस एक्सपो में। इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इसी से रिलेटेड है, डिफेंस एक्सपो से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान या कहें उसके उद्घाटन के दौरान किस एयरक्राफ्ट का अनावरण किया है? किस एयरक्राफ्ट का? आंसर होगा HTT-40। HTT-40 ये क्या है? हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ट्रेनर, ये जहाज़ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जहाज़ है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर। ये स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने डेवलप किया है, और ये एक बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। ठीक है, और ये जो पुराने हो रहे HPT-32 दीपक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसको रिप्लेस करेगा। तो ये इसी से अब ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। जो नए फाइटर पायलट या फिर जो नए एयरक्राफ्ट के पायलट हैं उसको इससे ट्रेनिंग दी जाएगी। शुरुआती ट्रेनिंग इसी से दी जाएगी। ठीक है, ये कम दूरी की उड़ान भरता है और क्लाइंब रेट इसका बहुत हाई होता है। ठीक है, अधिकतम स्पीड 450 किलोमीटर प्रति घंटा है और अधिकतम 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। नाम क्या है इसका?
तो HTT-40 ये नाम आप ध्यान रखना। और इसे किसने डेवलप किया है? तो HAL ने डेवलप किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं। इसकी वजह से एग्जामिनेशन में बहुत सारे टकराते हैं, चाहे वो UPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, SSC हो, या अलग अलग राज्यों के, पंजाब, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों के जो एग्जामिनेशन है, उत्तर प्रदेश के PET का जो एग्जामिनेशन है, उसमें शानदार ढंग से क्वेश्चन टकराते हैं। करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। और ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं मेंबरशिप के जरिए। 1 ईयर का मेंबरशिप है और मात्र 150 रुपये में अभी मिल रहा है, आपके लिए छूट चल रही है। और 1 साल के दौरान आपको अपडेट मिलता रहेगा करंट अफेयर्स का इस मेंबरशिप के जरिए। ये जो सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है उसके थ्रू मिलता है। कैसे ले सकते हैं उसका एक वीडियो भी बना हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और हाँ, मेंबरशिप के जरिए आपको PDF तो मिलता है, साथ में टेस्ट सीरीज़ करंट अफेयर्स का, और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आयोजित किया है तमाम एग्जामिनेशंस के, ताकि आप अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे चल रही है वो सब भी जान सकें। और उसमें करंट अफेयर्स के अलावा भी तमाम सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग तरह के एग्जामिनेशंस के, तो आप देख सकते हैं, और बुक्स पे छूट भी मिलती है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। और PDF कई तरह के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ और MCQ विद डिटेल्स, और ये सब वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इस तरह के वेरिएंट के साथ होता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है ज़रूर करें, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। तो क्वेश्चन होगा अगला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में नए एयरबेस की आधारशिला रखी है? नया एयरबेस बनाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स का। आंसर होगा बनासकांठा, ठीक है, क्या नाम है? बनासकांठा। अभी हाल ही में 19 अक्टूबर को इस एयरबेस की आधारशिला रखी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और इसका निर्माण जो है गुजरात के कहाँ पर हो रहा है? बनासकांठा जिले के दीसा में आयोजित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ओके। और ये देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये वीडियो क्लिपिंग जारी किया गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस एयरबेस को बनाने में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, और ये 4500 एकड़ में ये फैला हुआ होगा, ठीक है। तो गुजरात में ये बन रहा है। गुजरात में कहाँ पर? तो बनासकांठा, वहाँ पर दीसा एक जगह है बनासकांठा ज़िले में, तो वहाँ पर ये है। और यहाँ पर सवाल होगा कि जो दीसा एयरबेस है जो बनाया जा रहा है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए इसे मैं एक क्लिपिंग के ज़रिए मैं दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। ये रहा क्लिपिंग। तो ये ना, अगर आप अब देखेंगे तो ये यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और ये पाकिस्तान से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर है ये दीसा जगह एयरबेस। और पश्चिम से कोई भी खतरा आ रहा है भारत के पश्चिमी इलाके से, तो यहाँ से बेहतर जवाब दिया जा सकता है। और 2 मिनट के अंदर में इंडियन एयरफोर्स सीधे पाकिस्तान में पहुँच सकती है। तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक ये जगह है, दीसा एयरबेस यहाँ पर बनाया जा रहा है। और जगह का नाम क्या है? ज़िले का नाम क्या है? बनासकांठा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये रही। गुजरात की भी बात कर लें, राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। इंडियन एयरफोर्स की भी बात कर लें, मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और अभी चीफ कौन है? VR चौधरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को अक्टूबर 2022 में कौन सा भारतीय नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? आंसर होगा पद्म भूषण वर्ष 2022 का, ठीक है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, उनको प्रदान किया गया है अमेरिका में, ठीक है, औपचारिक रूप से। उन्हें फ्रांसिस्को में, अमेरिका के फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को जो जगह है वहाँ पर भारत के कॉन्सुलेट जनरल डॉक्टर TV नागेंद्र प्रसाद ने ये प्रदान किया है। फोटोग्राफ भी दिखा देता हूँ मैं, ओके। देखिए ये जो अवार्ड है पद्म अवार्ड, उसकी घोषणा तो 26 जनवरी को होती है, हर साल की जाती है गणतंत्र दिवस के दौरान, या उससे एक दिन पहले ही हो जाता है ऐलान। 25 या 26 जनवरी को ऐलान हो जाता है, ठीक है।
और उसके बाद ये अभी हाल ही में मैंने उस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था पद्म पुरस्कार पर कि किन किन को मिला है, कैसे मिला है। राष्ट्रपति ने इस बार पद्म पुरस्कार जो है वो दिए हैं। तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे उस मेन जो आयोजन हुआ था उसमें, तो अब इनको वहीं पर अमेरिका में ही भारत के जो वाणिज्यिक दूतावास है अमेरिका में कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में, तो वहीं काउंसलेट जनरल डॉक्टर टी.वी. नागेंद्र प्रसाद ने इनको प्रदान किया। पद्म भूषण ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये अवार्ड देश के लिए बहुमूल्य योगदान और बेहतर काम करने के लिए, समाज सेवा के लिए ये दिया जाता है। सद्दा नडेल ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने अक्टूबर 2022 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी करके कीमत जो है 2125 रुपये कर दिया है। ओके, प्रति क्विंटल की बात हो रही है। आंसर होगा 110। ठीक है, तो 110 रुपये की बढ़ोतरी की करके और ये 2125 रुपये प्रति क्विंटल यानी 100 kg ये तय किया गया। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, न्यूज़ क्लिपिंग भी आप देख रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एमएसपी उसको बढ़ा दिया गया है व्हीट और मस्टर्ड का, गेहूं और जो दलहन है उत्पाद उस पर। तो इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको डिटेल बताएंगे और आगे। क्वेश्चन होगा, केंद्रीय कैबिनेट ने अक्टूबर 2022 में सरसों, सफ़ेद सरसों कहिए, और जो सरसों है वो, तो उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी करके कीमत 5450 रुपये कर दिया है। प्रति क्विंटल की बात हो रही है। इसका आंसर होगा 400 रुपये की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ये मीटिंग की अक्टूबर में ही और उसमें ये फैसला किया गया है। तो कुल 6 रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। तो यह सवाल उठता है कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं। तो इसकी जो बुआई है मुख्य तौर पे अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है और कटाई मार्च से अप्रैल के बीच में होती है। ठीक है, तो इस बार जो एमएसपी बढ़ाया गया है वो अलग अलग ये देख रहे हैं आप, और ये पीआईबी की ओर से जारी किया गया है ये जो ग्राफिक्स है वो। तो गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो 2015 से बढ़ाकर 2125 कर दिया गया। जौ का समर्थन मूल्य 1635 रुपये से बढ़ाकर 1735 रुपये कर दिया गया। चना का 5230 रुपये से लेकर 5335 रुपये कर दिया गया। मसूर या लेंटिल कहेंगे उसको 5500 से 6000 कर दिया गया। और सरसों का रेपसीड का 5050 रुपये से लेकर 5450 रुपये बढ़ाकर कर दिया गया है। कुसुम की एमएसपी ये 5441 रुपये से बढ़ाकर 5650 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, और सरकार का ये दावा है कि इतना प्रतिशत मुनाफा होगा लागत पर वगैरह वगैरह। हालांकि ये तो किसान ही बताएंगे कि कितना मुनाफा उसके हो रहा है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात ये है। अब सवाल ये है कि ये एमएसपी तो आपने देखा क्या है एमएसपी बढ़ गया। एमएसपी होता क्या है? तो फसल के लिए एमएसपी वो मूल्य है जिस पर सरकार फसलों को किसान से खरीदती है। एमएसपी जो है ना वो मार्केट प्राइस के विकल्प के तौर पर काम करता है और ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनका मेहनताना प्राप्त हो सके ताकि उनकी खेती की लागत और कुछ लाभ भी उनको मिल सके। ठीक है, मतलब ये हुआ कि एक सपोर्ट दिया गया किसानों को कि मिनिमम इतने में तो हम लेंगे ही। ओके, तो उससे होता यह है कि बाज़ार की भी जो रेट है, बाज़ार के रेट है वो उसके बराबर या उससे ज़्यादा ही होता है। तो इससे किसानों को लाभ मिलता है एमएसपी से। ठीक है, अगर सवाल हो कि क्या सरकार सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को या कृषि उत्पाद जो हैं उसको एमएसपी पर खरीदती है क्या, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। सरकार जो है 23 फसलों को एमएसपी के तौर पर खरीदती है, एमएसपी घोषित करती है। खरीफ और रबी फसल मिलाकर ये टोटल 23 तरह के फसलें हैं। उनमें अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन से अनाज हैं तो 7 प्रकार के अनाज हैं। धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। और 5 तरह की दालें हैं, चना, अरहर या तूर, उड़द, मूंग और मसूर है।
इसके अलावा तिलहन जो है वो 7 तरह के हैं, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, राम तिल। और 4 व्यावसायिक फसलें हैं, उनकी भी MSP तय की जाती है, कपास, गन्ना, गोला और कच्चा जूट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो ये सब जो मैंने बताया आपको, वो सब PDF डेली का फ्री होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना आप, वहाँ पर PDF अवेलेबल है। ओके, जब इतनी बात हो रही है तो कृषि से संबंधित बात है। अगर बात करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इसका उद्घाटन गुजरात के किस नगर में किया? आंसर होगा अडालज। अडालज ये गुजरात के गांधीनगर जो है राजधानी, उसी का एक सिटी है, सब सिटी कह लीजिए वो है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का ये उद्घाटन किया है। और मिशन जो है वो करीब 10,000 करोड़ रुपए उसका आउटले है, खर्चा करने का टारगेट है। और इस मिशन में गुजरात में नई कक्षाएं, स्मार्ट क्लासेस होंगी, कंप्यूटर लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ का उद्घाटन किस राज्य में किया? आंसर होगा गुजरात। इतना गुजरात में क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई साहब चुनाव होने वाला है, उससे पहले वहाँ पर ढेर सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ओके, तो गुजरात में चुनाव होने वाला है और धड़ाधड़ योजनाएं, उद्घाटन ये सब हो रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने मिशन लाइफ का भी ये उद्घाटन किया है गुजरात में। ओके, गुजरात के एकता नगर में ये इसका उद्घाटन किया गया। और इस दौरान ये देखिए मिशन लाइफ का, और इस दौरान संयुक्त राष्ट्र के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मिशन लाइफ क्या है? ये हमारे पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए एक ग्लोबल मूवमेंट है। तो मिशन लाइफ का उद्देश्य यही है कि जो हमारा सामूहिक दृष्टिकोण है वो थोड़ा बदले और पर्यावरण को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हम सतर्क रहें। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट बात। मिशन लाइफ जो है P3 पर ये आधारित है, प्रो, प्लैनेट और पीपुल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? किस शहर में किया? आंसर होगा राजकोट। ये कहाँ है? गुजरात में। तो वहीं ये जो है वो उद्घाटन किया है इस कॉन्क्लेव का, इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का। ठीक है, 19 अक्टूबर को उद्घाटन हुआ है। और ये कॉन्क्लेव जो है 19 से 21 अक्टूबर तक आयोजित किया गया, राजकोट में किया गया। और इसका जो वेबकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग और साथ साथ वर्चुअल आयोजन भी हुआ है। इसमें यही है कि हाउसिंग परियोजनाओं से रिलेटेड जो बातें हैं, जो देश में चल रही हैं, उन सब पर वहाँ चर्चाएं हो रही हैं। और लाइट हाउसिंग परियोजना का उद्घाटन भी वहाँ पर किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस, इंटरनेशनल शेफ डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 अक्टूबर को। और 2022 की थीम क्या है? एक स्वस्थ भविष्य का विकास। ठीक है, इस दिन का उद्देश्य क्या है? इस दिवस का दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ खाने के प्रति प्रशिक्षित करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। JP मॉर्गन इंडिया का नया प्रमुख किसे चुना गया है? आंसर होगा कौस्तुभ कुलकर्णी। ओके, कौस्तुभ कुलकर्णी को JP मॉर्गन इंडिया का नया प्रमुख चुन लिया गया है। और वो JP मॉर्गन इंडिया में ही काम कर रहे हैं, दूसरे पद पर थे और अब इंडिया हेड के तौर पर वो काम करेंगे। JP मॉर्गन क्या है? एक अमेरिकी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट बैंकर थे JP मॉर्गन। तो उन्हीं के नाम पर ये कंपनी है जो दुनिया भर में काम करती है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग को लेकर बड़े पैमाने पर। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और प्लीज़ पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा तमाम मित्रों को, ताकि दूसरे सबको ये इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए वो पहुंच सके।
ओके। और हाँ, आपसे ये कहना है कि जो भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं और जो डिटेल बताया है उस पर आपस में दोस्तों में ज़रूर चर्चा करें, क्वेश्चंस को लेकर एक दूसरे से पूछें ताकि लंबे समय तक ये याद रह सके। हमारी कोशिश ही रहती है कि ऐसे मैं प्रेजेंट करूं कंटेंट को कि वो याद रह सके और रटने की नौबत ना आए, क्योंकि रटने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, बहुत लंबे समय तक वो याद रहना मुश्किल होता है रटना। ठीक है, तो अच्छा तरीका है याद करने के लिए कि आप जो भी कंटेंट है उस पर चर्चा करें, डिस्कशन करें, एक दूसरे से सवाल जवाब करें, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कल।